हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग अपना ध्यान रखते होंगे। तो आज हम आपको वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। वर्णमाला में से पहले हम आपको भाषा पढ़ा दिए, भाषा की उत्पत्ति के बारे में, भाषा के विकास के बारे में, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा और संपर्क भाषा में अंतर क्या होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। और अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वर्णमाला को पूरी तरह पढ़ने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। वर्णमाला थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। एक ही साथ अभी नहीं कवर करेंगे क्योंकि नए नए चैनल्स है और एक ही साथ बहुत बड़ा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होगा, तो थोड़ा सा 2-3 पार्ट में करके हम इसको छोटा छोटा देखेंगे। तो आइए हम अभी तो वर्णमाला के बेसिक भूमिका देखते हैं, मतलब एक भूमिका बनाते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लिखित इकाई क्या होती है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे स्वरों की संख्या कब 11 लेते हैं, कब 13 लेते हैं, और व्यंजनों की संख्या कब हम 33 लेते हैं, कब 49 लेते हैं। तो इसी क्रम में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला से पहले हम आपको ये भाषा जो है भाषा पढ़ा दिए हैं। अगर आप भाषा को पढ़ना चाहेंगे तो मेरे पिछले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, और हम इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे। तो हम सीधा सीधा आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ध्वनि पर। अगर हम बात करते हैं ध्वनि की, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा की छोटी इकाई, या फिर हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और इस साथ साथ इसको हम कहते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी होती है। मौखिक इकाई भी इसे कहते हैं। अब हम साथियों देख लिए ध्वनि। अगर आपसे कोई पूछता है ध्वनि कभी कभी होता है कि नहीं, वर्ड में भी सबसे छोटी इकाई दिया जाता है, तो हम इसको मौखिक इकाई कहते हैं। बोलने के आधार पर अगर हम बात करते हैं ध्वनि को लिखा जा सकता नहीं, जैसे हम कुछ भी बोल ऐसे, मतलब कुछ भी गुनगुना रहे हैं मन में, तो उसको लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको कहते हैं मौखिक इकाई। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई और मौखिक इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं। अब बात आती है वर्ड किसे कहेंगे, यह सबसे छोटी लिखित इकाई होती है भाषा की अगर हम साथियों बात करते हैं वर्ड की, तो भाषा की सबसे छोटी यहाँ पर लिखित इकाई होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि में क्या था, मौखिक इकाई होती थी, और वर्ड में क्या हो रहा है, ये सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। अब बात करते हैं हम साथियों शब्द की। शब्द किसे कहते हैं, इसके पहले हमने वर्ड और ध्वनि को देख लिया। बात करते हैं शब्द मतलब किसे कहते हैं, यह भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की लघुतम सार्थक, या भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होती है साथियों। शब्द जो है साथ ही साथ अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, शब्द को अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटी मौखिक इकाई थी, और यहाँ पर ये लिखित हो गया, और ये सबसे छोटी
अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों पद, अब पद किसे कहते हैं? पद, ये पद जो है अपने साथ कारक लेकर आते हैं। जो पद होता है, पद अपने जो पद होता है अपने साथ कारक लेकर आते हैं। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे उसके साथ कारक, कारक के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे, बस आप जान लीजिए अभी जो पद होता है अपने साथ कारक लेकर आता है। साथियों अगर हम बात करें वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? यह भाषा की यह भाषा की सार्थक इकाई होती है। साथियों देख लीजिए एक बार, हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और मौखिक इकाई भी होती है। अगर हम बात करते हैं वर्ड, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। साथियों अगर हम बात करते हैं शब्द, शब्द किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होती है। मतलब सार्थक इकाई का मतलब जो कुछ अर्थ दे। अब बात करते हैं, और हाँ साथ साथ ये अब अर्थ के आधार पर सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। मतलब कोई अर्थ दे, ऐसा कोई शब्द लिखो जिसका कोई अर्थ हो, उस आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। बात करते हैं पद, पद ये अपने साथ कारक लेकर आते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? भाषा के आधार पर सार्थक इकाई। जैसे कोई सेंटेंस लिख देते हैं वो पूरा हो जाता है, हम उसे वाक्य कहते हैं। साथियों वर्णमाला की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? मतलब वर्ड का अभी आपको हम इसके पहले भी बताए हैं कि मतलब सबसे छोटी लिखित इकाई जिसका सार्थक कोई अर्थ होता है उसे वर्ड कहते हैं। अब वर्ड की अगर हम परिभाषा देखें, यह अभी हम आपको बता दिए, मतलब सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। यह अखंडनीय होता है, यह अखंडनीय होता है। और इसके साथ साथ दूसरी इसको कह सकते हैं जिसे तोड़ा न जा सके। साथियों जिसे तोड़ा ना जा सके। साथ ही साथ इसके हम तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। अब हम वर्ड की परिभाषा देख लिए, अब हम इसका विच्छेद करके देखेंगे। मतलब किस प्रकार से हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब इनका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि का विच्छेदन, यानी कि वर्ड को हम कह सकते हैं, लिखते हैं स्वर, जैसे कि सौरभ मेरा नाम है, इसका भी हम मतलब जिसको कहते हैं वर्ड विच्छेद कह सकते हैं हम। मतलब पूरा लिखा रहता है लेकिन हम इसको कहते हैं अगर मतलब इसका खंड नहीं किया जा सकता है तो हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम अखंडनीय रूप में लिख के दिखाएंगे आपको। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे सा, आधा सा है, इसे बना कैसे है? तो हम इसको पूरा सा बनाएंगे और इसके नीचे हलंत लगाएंगे। अब क्या करेंगे? प्लस वा के नीचे हलंत, फिर प्लस। अब इसमें छोटा आ का मात्रा छिपा है तो हम इस पे आ, उसके बाद रा प्लस आ। इसके नीचे देख लीजिए, इसके नीचे हम हलंत जरूर लगाएंगे। जब तक हम हलंत नहीं लगाएंगे तब तक हमारा जो ये वर्ड विच्छेद करेंगे तब तक गलत रहेगा। अब बात आती है पहला, अगर हम देख लिए। अब बात करते हैं सौरभ। सौरभ का हम वर्ड विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सा, हलंत लगाएंगे। अब कौन सी मात्रा लगी? ओ की।
तो यहाँ पर औ प्लस अब क्या अगला अक्षर क्या है, रा, तो हम रा लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। अब इसमें आ छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये स्वर है, स्वर में जो ये व्यंजन है, ये जो बना है स्वर की सहायता से बना, तो इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है, तो इसमें आ का स्वर छिपा हुआ है। प्लस अब भा है, भा, इसके नीचे हलंत जरूर लगाएंगे। उसके बाद इसमें कौन सा स्वर छिपा है, तो इसमें आ का स्वर छिपा है। अब हम आशीर्वाद को देखेंगे, आशीर्वाद को कैसा हम करेंगे इसका, तो सबसे पहले इसमें आ दिया गया है, तो हम आ को पूरा लिख देंगे। उसके बाद सा है, तो हम सा को लिखेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद कौन सी, बड़े की मात्रा है, तो हम इस पर बड़े की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, वा से पहले र पढ़ा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर र और इसके नीचे हलंत। उसके बाद अब वा आएगा, वा को पूरा नहीं लिखेंगे साथियों, यहाँ पर वा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर आ, उसके बाद दा, उसके बाद फिर क्या आएगा, आ आएगा। तो साथियों ऐसे ही हम कोई भी शब्द दिया हो उसका इसी प्रकार हम मतलब खंड खंड में बांट लेंगे। सबसे पहले जो इसमें व्यंजन दिया रहेगा, व्यंजन को पूरा लिखेंगे, पूरा लिखने के बाद उसके नीचे हलंत लगा देने से क्या होता है, वो शब्द मतलब उसमें से स्वर निकाल लिया गया है, उसे ही हम कहते हैं कि मतलब बिना स्वर की सहायता से। जैसे अब ए वाला सा आप यहाँ अगर देख रहे होंगे, ये मतलब बिना स्वर की सहायता से है। जैसे इस वाले सा में अगर हम बात करते हैं तो ये बिना स्वर की सहायता से, मतलब आधा स्वर है। कोई भी जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से मिले पूर्ण नहीं होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे। आप अगर आपके पेपर में कोई आता है तो उसको कर दीजिएगा, बहुत कई बार एग्जाम्स में आते रहते हैं हमेशा ये वर्णमाला। वर्णमाला से मतलब वर्णमाला आपको समझने में आ रहा है कि एक शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, माला। माला का मतलब क्या होता है और वर्ण का मतलब, इसमें दो शब्द छिपा है, वर्ण और दूसरा क्या है, माला। अगर साथियों हम इसको देखेंगे तो वर्ण और माला यहाँ पर मिलेंगे। वर्ण से हम लेंगे मतलब अक्षर, और माला का मतलब होता है, देखो इसको ले अगर हम इसको बात करें, इसको बात करें हम अक्षर, और अगर हम इसको बात करें माला, माला का मतलब समूह। आपने माला देखा होगा, एक लड़ी के बाद एक लड़ी, एक लड़ी के बाद एक लड़ी, तो इसी प्रकार हम उसे कह सकते हैं माला। तो हम अगर इसकी परिभाषा लिखने की बात आए तो हम कह सकते हैं वर्णों के समूह को सही ढंग से लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। अगर साथियों हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, तो उदाहरण की बात करें, जैसे मतलब एक क्रम से हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो, और इसके बाद इसी प्रकार का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, झा, मतलब ये इनका एक सही क्रम जो होता है इसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो मतलब एक सही तरीके से, ये नहीं कि पहले का गया, फिर पा गया, फिर खा गया, ऐसे नहीं। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं वर्णों के समूह को सही ढंग से लिखना, मतलब क्रम, एक क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। तो साथियों हम इसके आगे बात करते हैं। इनका मतलब वर्णमाला जो होता है इसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। स्वर के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो हम इसको देखते हैं।
वर्णमाला को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। सभी को पता होगा वर्णमाला को दो भागों में पढ़ते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो अगर हम बात करते हैं स्वर, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर हम यही देख लेंगे। अंतर इनका क्या होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं और ये क्या होते हैं, ये परितंत्र होते हैं। ये परितंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं पड़ती, इनके उच्चारण में। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। दोनों का अंतर था साथियों ये। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जो भी स्वर होते हैं इनको किसी भी और स्वर की सहायता नहीं लगती इनको बोलने में। परतंत्र का मतलब होता है ये आधारित होते हैं। परतंत्र का मतलब ये स्वर पर आधारित होते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और ये किसी की सहायता, बिना किसी की सहायता से इनको बोल दिया जाता है। यही है स्वर और व्यंजन में अंतर। अब साथियों अगर हम बात करते हैं स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो इनको अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं। हम इनमें मतलब जो डिफरेंस है, कब 11 मानते हैं, कब 13 मानते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इसके अंतर को बताते हैं साथियों। अगर हम बात करें स्वर की संख्या 11 कब होती है और 13 कब होती है। व्यंजन की संख्या कब है, क्या होती है, 33 कब होती है और 39 कब होती है। तो हम इसको बताएंगे। देखिए, अगर जब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है या फिर स्वरों के कुल संख्या कितनी होती है, अगर हम बात करें स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमेशा एग्जाम्स में हमें 11 को सही करना होता है क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है, सबको पता है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं दिया जाता है कि स्वरों की संख्या 13। तो जब बात करते हैं हम 13 कब काउंट कर लेते हैं, जब लास्ट के जो अंक और आहा होते हैं, अंक और आहा, इसको हम जब काउंट कर लेते हैं साथियों तो ये हो जाते हैं फिर 13, नहीं तो ये 11 ही रहते हैं। अब अंक और आहा को अगर हम स्वर में लिखते हैं तो इसको पढ़ते क्यों नहीं है साथियों। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या ये लगा है, ये क्या है और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये है दोनों विसर्ग। विसर्ग और विसर्ग आते किस में हैं, ये आते हैं व्यंजन में। और ये जो दोनों आ हैं ये किस में आते हैं, स्वर में। इसलिए इसे हम स्वर में लिख देते हैं। विसर्ग किस में आते हैं, व्यंजन में। तो अगर हम इसको मतलब इसको कहा जाए, इसको दर्जा किस में प्राप्त है, ये जो अंक और आहा है इसको दर्जा हम इसको स्वर में देते हैं। और ये होते क्या हैं, ये होते हैं व्यंजन। साथियों ये व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार हम अगर इसको देखें तो अंक और आहा, इसलिए अगर हम इसको व्यंजन में काउंट करते हैं तब फिर पूछा जाता है स्वर की संख्या तो 11। अगर हम टोटल पूछ लेते हैं तो इनको दर्जा जो प्राप्त है स्वर में प्राप्त है। कहाँ पर प्राप्त है, स्वर में। इनको जो स्थान मिला है स्वर में मिला, इसलिए हम इसको 13 भी कह देते हैं साथियों। और साथ ही साथ हम इसको अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवा का मतलब होता है, इसको हम दो शब्दों से देख सकते हैं। आ का मतलब हो जाएगा नहीं,
अयोग, योग का मतलब जुड़ना, मतलब बिना जुड़े, इसलिए हम इसको कहते हैं अयोगवा। अगर हम अयोगवा तो ये जुड़ते नहीं हैं, मतलब स्वर में नहीं जुड़ते हैं दोनों। आ का मतलब होता है नहीं, बिना जुड़े। तो इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं बिना जुड़े जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अयोगवा। साथियों, अब हम देखेंगे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कुल कितने होते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, तो अगर बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या, तो इसमें स्वर हो जाएंगे 11 और व्यंजन हो जाएंगे, व्यंजन इसमें होते हैं 33। तो टोटल हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4। अगर हम हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की कुल संख्या देंगे तो 44 होती है। अगर हम बात आती है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन, अगर हम कुल स्वर और व्यंजन की बात करते हैं साथियों, तो इसमें 13 प्लस 39 हो जाएगा। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन अगर देखेंगे तो 11 स्वर हो जाएगा। अभी हम आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले बताए थे 13 कब लिया जाएगा, और यहाँ पर व्यंजन जो हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 प्लस 13 52 हो जाएगा। अब साथियों बात करते हैं गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या। अगर हम गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर होता है स्वर कितने हो जाएंगे, इसमें स्वर 11 हो जाते हैं और व्यंजन की संख्या इनके अनुसार कितनी होती है, 35। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 35, और स्वर की संख्या 11। अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं तो 46 हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या कितनी है, अगर हम बात करें हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या कितनी है साथियों, तो हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या जो है 49 है। अगर देवनागरी लिपि के अनुसार हम वर्णों की संख्या बात करें, देवनागरी लिपि जो हमारे संविधान में या फिर जिससे हमारी लिपि का हुई है, अगर हम उससे बात करते हैं तो उसमें वर्णों की संख्या जो होती है 52 हो जाती है। फिर अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन को छोड़कर, मतलब संयुक्त जो वो है जैसे ज्ञात्रा छा, इसको छोड़कर अगर हम बात करें तो फिर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये था मतलब कि वर्णों की संख्या कब हम 44 लेते हैं, कब 43 लेते हैं, कब 52 लेते हैं। कभी कभी बीएड में, अभी जब बीएड का एग्ज़ाम आता है या फिर यूपीपी का एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो 44। अगर पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं तो फिर हम 44 करेंगे। अगर पूछता है, अगर कुल लगा के पूछेगा तब फिर हम 52 करेंगे, नहीं तो हमें 44 करना है। फिर अगर बात आती है देवनागरी लिपि के अनुसार पूछ लिया है तो 52 करना है, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार 46 करना है, संयुक्त व्यंजन को छोड़ के हमें 49 करना है। तो साथियों ये थी हमारी हिंदी वर्णमाला की भूमिका। हिंदी वर्णमाला की हम पूरी भूमिका देख लिए हैं। हम आने वाले वीडियो में हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा।